ईस्टर संडे की रात को 10 बजे हमारा नासपीटा कॉरिडोर खामोश हो गया। इस सुकून भरी खामोशी में मेरे मन में एक विकट ख्याल कौंध गया कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है और बुढ़िया पावलोना, जो सिगरेट बेचा करती थी, मर गई है। ऐसा मैंने इसलिए सोचा कि पावलोना के कमरे से उसके बेटे शूरका की, जिसे वह बुरी तरह मारा करती थी, चीखें नहीं सुनाई दे रही थीं। मैं खुशी से मुस्कुराया और बदहाल कुर्सी में बैठकर मार्क ट्वेन के पन्ने पलटने लगा। ओह, खुशी की घड़ी, सुहानी घड़ी। और रात के 10:15 बजे कॉरिडोर में 3 बार मुर्गा चिल्लाया। मुर्गे में तो कोई खास बात नहीं है। पावलोना के कमरे में पिछले 6 महीनों से मुर्गा रह रहा था। आमतौर से देखा जाए तो मॉस्को कोई बलिन तो नहीं है, ये हुई पहली बात। और दूसरी बात ये कि फ्लैट नंबर 50 के कॉरिडोर में 6 महीनों से रह रहे आदमी को किसी भी बात से चौंकाया नहीं जा सकता। मुर्गे के अकस्मात प्रकट होने की बात ने मुझे नहीं डराया, बल्कि मुझे डराया इस बात ने कि मुर्गा चिल्लाया रात के 10 बजे। मुर्गा कोई नाइटिंगेल तो है नहीं, और युद्ध पूर्व के काल में वह सूर्योदय के समय ही बांग दिया करता था। कहीं इन नीच लोगों ने मुर्गे को छर्रा तो नहीं पिला दिया? मैंने मार्क ट्वेन से ध्यान हटाते हुए अपनी दुखी बीवी से पूछा, मगर वह जवाब न दे पाए। पहली बांग के बाद मुर्गे की दर्द भरी चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद किसी आदमी की आवाज़ चीखी, मगर कैसे? यह एक भारी, गहरा रुदन था, पीड़ा भरी कराह, बदहवास, मृत्यु से पहले की करुण कराह। सारे दरवाजे धड़ाम धड़ाम करने लगे, कदमों की आवाज़ें गूंज उठीं। मैंने ट्वेन को फेंक दिया और कॉरिडोर की ओर भागा। कॉरिडोर में बिजली के बल्ब के नीचे, इस मशहूर कॉरिडोर के विस्मित निवासियों के बंद घेरे के बीच में खड़ा था एक नागरिक, जो मेरे लिए अपरिचित था। उसके पैर पुराने रूसी अक्षर वी की शक्ल में फैले थे, वह झूल रहा था और मुंह बंद किए बगैर जानवरों जैसी बदहवास चीख निकाले जा रहा था, जो मुझे भयभीत किए जा रही थी। कॉरिडोर में मैंने सुना कि कैसे उसका अखंड आलाप संगीतमय वाक्य में बदल गया। तो भर्राई हुई आवाज में अपरिचित नागरिक आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकाते हुए रोने लगा। यीशु का पुनर्जन्म हुआ है। बहुत अच्छा सुलूक करते हो, किसी पर भी ऐसी मार ना पड़े। आ इतना कहते कहते उसने मुर्गे की पूंछ के परों का गुच्छा उखाड़ लिया, जो उसके हाथों में छटपटा रहा था। एक ही नज़र काफ़ी थी यह यकीन करने के लिए कि मुर्गा बिल्कुल नशे में नहीं था, मगर मुर्गे के चेहरे पर अमानवीय पीड़ा लिखी थी। उसकी आंखें अपनी परिधि के बाहर निकल रही थीं, वो पंख फड़फड़ा रहा था और अपरिचित की मजबूत पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। पावलोना, शूरका, ड्राइवर, अनुष्का का मीशा, दूसरा का पति और दोनों दूसराएं गोल घेरा बनाए चुपचाप और निश्चल खड़े थे, मानो फर्श में गड़ गए हों। इस बार मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, वे भी बोलना भूल गए थे। जिंदा मुर्गे के पर उखाड़ने का दृश्य, मेरी ही तरह, वे भी पहली ही बार देख रहे थे। फ्लैट नंबर 50 की सोसाइटी का प्रमुख वासिली इवानोविच टेढ़ा मुंह करके अनमनेपन से मुस्कुराते हुए कभी मुर्गे का आज़ाद पर या कभी उसकी टांग पकड़ते हुए उसे अपरिचित नागरिक के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इवान गाव्रिलोविच, खुदा से डरो, वह चिल्लाया। मेरी नज़र में वह तर्कसंगत था। कोई भी तुम्हारे मुर्गे को नहीं लेगा, उस पर खुदा की तेरी मार पड़े। पवित्र ईस्टर संडे की पूर्व संध्या पर पंछी को न सताओ। इवान गाव्रिलोविच, होश में आओ। पहले मुझे ही होश आया और मैंने झटके से एक पलटी लेकर नागरिक के हाथों से मुर्गे को खींच लिया। मुर्गा तीर की तरह ऊपर उड़ा और जोर से बल्ब से टकराया, फिर नीचे आया और मोड़ पर गायब हो गया, वहां जहां पावलोना का कबाड़खाना है, और नागरिक एकदम शांत हो गया। घटना असाधारण थी, आप चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं, और इसीलिए मेरे लिए वह अच्छे ही ढंग से समाप्त हुई। फ्लैट सोसाइटी के प्रमुख ने मुझसे नहीं कहा कि अगर मुझे ये फ्लैट पसंद नहीं है तो मैं अपने लिए कोई महल ढूंढ लूं। पावलोना ने यह नहीं कहा कि मैं 5 बजे तक बिजली जलाता हूँ, न जाने कौन से काम करते हुए, और यह भी कि मैं बेकार ही में वहां घुस आया हूँ जहां वह रहती है। शूरका को पीटने का अधिकार उसे है, क्योंकि यह उसका शूरका है, और मैं चाहे तो अपने शूरका पैदा कर लूं और उन्हें दलिए के साथ खा जाऊं।
पावलोना, अगर तुमने फिर शूरका को सिर पर मारा तो मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा और तुम बच्चे पर अत्याचार करने के जुर्म में 1 साल के लिए अंदर हो जाओगी। इस धमकी का उस पर कोई असर नहीं होता था। पावलोना ने धमकी दी थी कि वो सरकार में दरख्वास्त दे देगी कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो वहीं जाए जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। संक्षेप में, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। कब्रिस्तान की सी खामोशी में मॉस्को के सबसे प्रसिद्ध फ्लैट के निवासी बिखर गए। अपरिचित आदमी को फ्लैट सोसाइटी प्रमुख और कातेरीना इवानोवना हाथ पकड़कर सीढ़ियों की ओर ले गए। अपरिचित लाल होकर, थरथराते हुए, झूमते हुए, चुपचाप जा रहा था, अपनी खूनी बुझती हुई आंखें बाहर निकालते हुए, मानो वह धतूरा खाकर आया हो। पस्त हो चुके मुर्गे को पावलोना और शूरका ने मिलकर कबाड़खाने से पकड़ लिया और उसे ले गए। कातेरीना इवानोवना ने लौटकर बताया, मेरा कुत्ते की औलाद मतलब फ्लैट प्रमुख कातेरीना इवानोवना का पति भले आदमी की तरह बाजार गया, मगर सीदोरोवना के यहाँ से पववा खरीद लाया। गावरिलिच को बुला लिया, बोला, चलो देखते हैं कैसी है। औरों को तो कुछ नहीं होता, मगर उन्हें चढ़ गई। खुदा मेरे गुनाह माफ कर, चर्च में अभी फादर ने घंटा भी नहीं बजाया था। समझ नहीं पा रही हूँ कि गावरिलिच को क्या हो गया। पीने के बाद मेरा वाला उससे कहने लगा, गावरिलिच, तू मुर्गे को लेकर बाथरूम में क्यों जा रहा है? ला, मैं उसे पकड़ लेता हूँ। और वो तो तैश में आ गया। आसस कहने लगा, तू मेरे मुर्गे को हड़प करना चाहता है। और लगा बिसूरने। उसे क्या सपना आया, खुदा ही जानता है। रात के 2 बजे फ्लैट प्रमुख ने खा पीकर सारे शीशे तोड़ डाले, बीवी को खूब धुनका और अपने इस कारनामे का ये कहकर समर्थन किया कि बीवी ने उसकी जिंदगी हराम कर दी है। इस समय मैं अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग प्रेयर में था और इसलिए ये लफड़ा मेरे सहभाग के बगैर हो गया। फ्लैट की जनता कांप उठी और उसने मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट को बुला लिया। प्रेसिडेंट फौरन आ गया। चमकीली आंखों वाले और झंडे जैसे लाल प्रेसिडेंट ने नीली पड़ गई कातेरीना इवानोवना को देखा और बोला, मुझे तुझ पर तरस आता है, वासिल इवानिच। घर का मुखिया है और बीवी को काबू में नहीं रख सकता। हमारे प्रेसिडेंट के जीवन में ये पहली बार था कि वह अपने अल्फाज पर खुश नहीं हुआ था। उससे ड्राइवर और दूसका के पति को स्वयं वासिल इवानिच को निहत्था करना पड़ा। ऐसा करते हुए उसका हाथ भी कट गया। वासिल इवानिच ने प्रेसिडेंट के शब्दों को सुनने के बाद रसोईघर से चाकू उठा लिया और कातेरीना इवानोवना पर वार करने चला, ये कहते हुए कि ठीक है, मैं अभी उसे दिखाता हूँ। प्रेसिडेंट ने कातेरीना इवानोवना को पावलोना के कबाड़खाने में बंद कर दिया। इवानिच को ये यकीन दिलाया कि कातेरीना इवानोवना भाग गई है और तब वासिल इवानिच इन शब्दों के साथ सो गया कि ठीक है, मैं उसे कल काट डालूंगा, वो मेरे हाथों से नहीं बच सकती। प्रेसिडेंट ही कहते हुए चला गया। छर्रा बनता है सीदोरोवना के यहाँ। जानवर है छर्रा। रात को 3 बजे इवान सीदोरिच प्रकट हुआ। खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, अगर मैं मर्द होता, न कि कोई चित्रा, तो मैं बेशक इवान सीदोरिच को अपने कमरे से बाहर फेंक देता, मगर मैं उससे डरता हूँ। मैनेजमेंट कमेटी में प्रेसिडेंट के बाद वही सबसे जबरदस्त व्यक्ति है। हो सकता है उसे बाहर निकालना संभव न हो और यह भी हो सकता है कि संभव हो, शैतान ही जाने, मगर मेरे अस्तित्व में जहर तो वह बड़ी आसानी से घोल ही सकता है। ये मेरे लिए सबसे भयानक बात है। अगर उसने मेरे वजूद को जहरीला बना दिया तो मैं व्यंग्यात्मक लेख नहीं लिख पाऊंगा, और अगर मैं व्यंग्यात्मक लेख नहीं लिख पाया तो मेरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। नागरिक जर्नलिस्ट इवान सीदोरिच ने झूलते हुए कहा, मानो हवा में घास डोल रही हो। मैं आपके पास आया हूँ, बड़ी खुशी हुई। मैं एस्पेरांतो के बारे में उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह इश्तेहार लिख देते। लेख, एक सोसाइटी खोलना चाहता हूँ, ऐसा ही लिखना है। इवान सीदोरिच एस्पेरांतिस्ट चाहता है वो। और अचानक सीदोरिच एस्पेरांतो में बोलने लगा। ये बता दूं, आश्चर्यजनक रूप से घिनौनी भाषा है। मालूम नहीं कि एस्पेरांतिस्ट ने मेरी आंखों में क्या पढ़ा, मगर वह
फौरन सिकुड़ गया। लैटिन रूसी का मिश्रण प्रतीत हो रहे विचित्र संक्षिप्त शब्द बिखरने लगे और इवान सिदोरिच आम आदमी की भाषा में बात करने लगा। खैर, माफ, मैं कल मेहरबानी से, इवान सिदोरिच को दरवाजे तक छोड़ते हुए बड़े प्यार से मैंने कहा। न जाने क्यों वह दीवार से बाहर जाना चाह रहा था। क्या इसे बाहर नहीं फेंका जा सकता? उसके जाने के बाद पत्नी ने पूछा। नहीं बच्ची, नहीं। सुबह 9 बजे त्योहार शुरू हुआ। फ्रांसीसी नाविकों के नृत्य मातलोद से, जिसे हारमोनियम पर बजा रहा था वासिली इवानोविच, नाच रही थी कातेरिना इवानोवना, और अनुष्का के शराबी मीशा के टूटे फूटे भाषण से जो मेरे सम्मान में था। मीशा अपनी ओर से और मेरे लिए अपरिचित नागरिकों की ओर से मेरे प्रति आदर प्रकट कर रहा था। 10 बजे आया छोटा केयर टेकर, उसने हल्की सी पी रखी थी। 10:20 पर आया बड़ा केयर टेकर, ये पीकर धुत हो रहा था। 10:25 पर बॉयलर वाला आया, भयानक हालत में, चुप रहा और चुपचाप ही चला गया। मेरे द्वारा दिए गए 50,000 वहीं कॉरिडोर में ही खो दिए। दोपहर को सिदोरोवना ने बदमाशी से वासिली इवानोविच के पववे में 3 उंगल कम शराब डाली। तब वो खाली पववा लेकर वहां गया जहां जाना चाहिए था, और बोला, हाथभट्टी की दारू बेचते हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही है? वहां से मरियल आवाज में पूछा गया। हमारी जानकारी के मुताबिक आपके मोहल्ले में हाथभट्टी की दारू है ही नहीं। नहीं है। वासिली इवानोविच कड़वाहट से हंसा। बड़ा काबिले तारीफ है आपका जवाब। हाँ, बिल्कुल नहीं है। और अगर तुम्हारे यहाँ हाथभट्टी की है, तो तुम होश में कैसे हो? जाओ सो जाओ, कल कंप्लेंट दे देना हाथभट्टी की बेचने वालों के बारे में। समझ गए हम। वासिली इवानोविच मासूमियत से मुस्कुराया। शायद उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। देने दो कम दारू उन्हें। और जहां तक मेरे होश में रहने का सवाल है, तो इस पववे को सूंघिए। पववे से साफ साफ स्पिरिट के तलछट की बू आ रही थी। ले चलो। तब वासिली इवानोविच को हुक्म दिया गया, और वह उन्हें ले आया। जब वासिली इवानोविच जागा तो उसने कातेरिना इवानोवना से कहा, सिदोरोवना के पास भाग और पववा ले आ। होश में आओ, बदहवास इंसान, कातेरिना इवानोवना ने जवाब दिया। सिदोरोवना को बंद कर दिया। कैसे? उन्होंने कैसे सूंघ लिया? वासिली इवानोविच को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बहुत खुश हुआ, मगर बस थोड़ी ही देर के लिए। आधे घंटे बाद कातेरिना इवानोवना लबालब भरा हुआ पववा लाई। पता चला कि सिदोरोवना के घर से 2 घर छोड़कर माकेच के घर में नई हाथभट्टी खोली गई है। शाम को 7 बजे मैंने नताशा को उसके नानबाई शौहर के हाथों से छुड़ाया। खबरदार, मारने की हिम्मत ना करना, मेरी बीवी है, वगैरह। 8 बजे जब फ्रांसीसी नृत्य मातलोद की धुन गूंजी और अनुष्का थिरकने लगी, तो मेरी पत्नी सोफे से उठ गई और बोली, बस, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो जी में आए करो, मगर हमें यहाँ से निकल जाना होगा। नासमझ औरत, मैंने उद्वेग से कहा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कमरा नहीं ले सकता। उसकी कीमत होती है 20 लाख रूबल्स, और मुझे मिलते हैं सिर्फ 4। जब तक मैं एक उपन्यास नहीं लिख लेता, हम किसी बात की उम्मीद नहीं कर सकते। सब्र करो, मैं अपने बारे में नहीं कह रही, बीवी ने जवाब दिया, मगर तुम उपन्यास कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। कभी नहीं। जिंदगी आशाहीन है। मैं मॉर्फिन ले लूंगी। इन शब्दों को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं लोहे का हो गया हूँ। मैंने जवाब दिया, और मेरी आवाज में लोहे की खनक थी, मॉर्फिन तुम नहीं लोगी क्योंकि मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। और उपन्यास मैं पूरा करूंगा, और यकीन दिलाता हूं कि यह ऐसा उपन्यास होगा जिससे आसमान को भी पसीना आने लगेगा। इसके बाद मैंने बीवी को कपड़े पहनने में मदद की, दरवाजे को ताला लगाया। बड़ी वाली दूसरा से, जो पोटवाइन के अलावा कुछ और नहीं पीती, कहा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि कोई मेरा ताला न तोड़ दे, और बीवी को त्योहार के 3 दिनों के लिए निकित्स्काया ले गया, बहन के पास। उपसंहार, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। 2 महीनों में मैं मॉस्को को ड्राई बना दूंगा, यदि पूरी तरह नहीं तो कम से कम 90%। शर्तें प्रोजेक्ट का हेड रहूंगा मैं। अपने सहायक मैं खुद चुनूंगा, विद्यार्थियों के बीच से। उनकी
तनख्वाह काफ़ी मोटी रखनी होगी, 400 स्वर्ण रूबल्स। काम ही इतना ज़बरदस्त है कि इस तनख्वाह का समर्थन हो जाएगा। 100 आदमी। मुझे 3 कमरों वाला फ्लैट किचन के साथ और एक मुश्त 1000 गोल्ड रूबल्स। यदि मेरी हत्या कर दी जाती है तो बीवी को पेंशन दी जाए। अधिकार असीमित। मेरे हुक्म से फौरन गिरफ्तारी की जाएगी। कानूनी कार्रवाई 24 घंटे के भीतर, फाइन लेकर सजा बदली न जाए। मैं सभी सिदोरोवों और माकेचों को नेस्तनाबूद कर दूंगा, साथ ही सभी कार्नस, फ्लोवर्स ऑफ जॉर्जिया, फोर्ट्स ऑफ तमारा इत्यादि का भी सफाया कर दूंगा। मॉस्को सहारा जैसा बन जाएगा और बिजनेस रात के 12 बजे तक, जैसे जगमगाते इश्तेहारों वाले नखलिस्तानों में सिर्फ हल्की वाइन बेची जाएगी, लाल और सफ़ेद।